यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आनंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आज थोड़ा सा विलंब हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आंधी पानी की समस्या है, तो इस प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं कभी कभी। तो उसके लिए अपनी पूरी टेक्निकल टीम की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और हालांकि टेलीग्राम पे आप लोगों को सूचित कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको अभी तक सूचना नहीं पहुंची होगी। सो प्लीज जो है आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि प्लीज जो है एक बार आप लोग अपने अपने लेवल से शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफी कुछ स्टूडेंट्स का कहना रहता है कि जो है हमको सूचना नहीं मिलती है और इसके चलते हम शामिल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। सो प्लीज जो है एक बार अपने अपने लेवल पर आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इस चर्चा परिचर्चा में शामिल हो सकें और उसके बाद में हम इस प्रक्रिया को, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो जाते हैं तो आप लोगों के जो प्रश्न रहते हैं, तो उन प्रश्नों को लेने में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपकी क्वायरीज हो जाती हैं, तो वो आप ही लोगों के लिए अंततः लाभप्रद होता है, ठीक है। सो प्लीज जो है एक बार अपने अपने लेवल से आप लोग शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए तो आते हैं, मौर्यों पे चर्चा कर रहे थे और मौर्यों पे हमारी आपकी चर्चा का जो संदर्भ बिंदु है वो है अशोक। तो अशोक के विषय में काफी कुछ बातचीत हो चुकी थी और बातचीत जो हुई थी वो इनके अपने व्यक्तिगत पृष्ठभूमि से या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो अशोक की कार्य थे या संदर्भित आपके संदर्भ थे, उन पे हमने बातचीत की हुई थी। और अब आप देखते हैं कि अशोक के विषय में जो भी एज अ राजा या जो भी इनकी अपनी राजनीतिक क्रियाकलाप हैं या उपलब्धियां हैं, तो ये सारी की सारी उपलब्धियों के विषय में हमको जो सूचना प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है इसके लेखों से। और इसीलिए अशोक के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं इनके लेख। और जब भी इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की चर्चा आती है या इनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ, तो उसके पीछे एक युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। और खैर एक युद्ध इन्होंने लड़ा भी, वो है आपका कलिंग युद्ध। और अभी एक प्रश्न आप लोगों का अनुत्तरित बचा हुआ है, में से एक प्रश्न आपका ऐसा है जिसका अभी तक मैंने उत्तर दिया नहीं है, तो ये मत सोचिएगा कि उत्तर देने के मूड में नहीं हूं। आप में से किसी ने पूछा था कि सर अशोक महान था या नहीं था, ठीक है। तो चलिए आज जो है इसको भी, प्रश्न को भी हम शामिल कर लेंगे कि अशोक महान था या नहीं था, ठीक। तो ये जो कलिंग युद्ध है, कलिंग युद्ध के विषय में जो जानकारी मिलती है, ये जानकारी हमको मिलती है अशोक के जो दीर्घ शिलालेख संख्या 13 से। ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण है और समय समय पे आपका यहां से प्रश्न भी बनता है कि कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी अशोक के किस लेख से मिलती है, तो वो हो जाएगा आपका दीर्घ शिलालेख संख्या, कौन सा है आपका 13। तो पहला तो आपका यही है कि दीर्घ शिलालेख संख्या 13 से इसके कलिंग युद्ध के विषय में, ये क्या हो रहा है, ये जानकारी मिलती है। इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक। और कलिंग पर कब आक्रमण किया, तो दीर्घ शिलालेख संख्या में ही सारी चीजें मिलती हैं। और इसमें अशोक कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष, तो अशोक का जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व। तो ये तो आपसे सीधे सीधे हर जगह से आपका प्रश्न रहता है, ठीक? और वो कह रहा है कि राज्याभिषेक के 9वें वर्ष मींस 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ही आपका आएगा कौन सा वर्ष, 9वां वर्ष, ठीक। 8 इसमें से घटा दीजिए,
आपसे पूछ लेता है कि कलिंग पर आक्रमण करने के सन यदि आपसे पूछता है तो ये आपकी क्या रहेगी, ये रहेगी 261 ईसा पूर्व। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो यहां से रहता है। और फिर इसमें बताता है कि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग इसमें निर्वासित हो गए या बेघर हो गए। और इसको देखकर देवानामप्रिय प्रियदर्शी राजा का हृदय मर्माहत हो गया और तब उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को स्वीकार कर लिया। और फिर इसके बाद में 9वें वर्ष इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था राज्याभिषेक के, और 10वें वर्ष से इन्होंने अपनी धर्म यात्राएं शुरू कर दी। और पहली जो इन्होंने धर्म यात्रा की थी, यह भी आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, बोधिगया से की। बोधिगया गए, उसके बाद में ये नेपाल गए, नेपाल में निगाली सागर की इन्होंने यात्रा की और वहां पर कनक मुनि के स्तूप का आकार बढ़ाकर दोगुना कर दिया। और फिर इसके बाद में ये पहुंचते हैं लुम्बिनी, जहां के रुम्मिनदेही अभिलेख से इनके जाने आने की सूचना और क्या क्या इन्होंने कार्य किए उसके विषय में हमको जानकारी मिलती है। ठीक, तो यह है कलिंग युद्ध कि कलिंग पर कब आक्रमण किया। तो आपसे पूछता है राज्याभिषेक कब हुआ, 269। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कितने वर्ष बाद किया है, तो वर्ष बाद में 8 वर्ष बाद। और अगर आपसे पूछता है कौन सेवें वर्ष आक्रमण किया है, दोनों आपके अलग अलग प्रश्न है। तो 8 और 9 में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, 8 के बाद में आएगा 9वां। तो अगर आपसे वहां पूछता है कौन सेवें वर्ष, तो आपका 9वां है। और कितने वर्ष बाद है, 8 वर्ष बाद। और अगर आपसे डेट पूछता है तो वो है आपका 261 ईसा पूर्व। और फिर मुझसे किसी ने पूछा था, आप में से ही कल पूछा था कि कलिंग पर अशोक ने क्यों आक्रमण किया या इसके आक्रमण का कारण क्या था। तो यदि आप कलिंग की स्थिति देखेंगे इस प्रकार से, यदि मैं दक्षिण भारत का, ये आपका दक्षिण भारत है, प्रायद्वीप है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भूक्षेत्र आपका पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहलाता है। तो अगर आप देखेंगे ये आपका उड़ीसा है, और यहां से थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बता रहा हूं। पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी इस पृष्ठभूमि से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न एक बन जाता है कि जब भी आप मगध का इतिहास पढ़ते हैं तो मगध के सिंहासन पे या साम्राज्य पे कई राजवंश आए। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर आपके बाद शिशुनाग वंश, फिर उसके बाद में नंद, और नंदियों का अंत करके गद्दी पर बैठे मौर्य। ठीक, तो था क्या कि नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद, और ये महापद्म नंद ने ही सर्वप्रथम कलिंग को जीता था। तो जीता तो बहुत किसी ने बहुत कुछ, लेकिन महापद्मनंद की ये जीत किस संबंध में महत्वपूर्ण है। महापद्मनंद की जीत इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि कलिंग में उल्लेख मिलता है कि इसके द्वारा एक नहर का निर्माण कराया गया। तो आप कहेंगे कि नहर का निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है। नहर का निर्माण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राचीन काल में या भारतीय इतिहास में, ध्यान से आप सुनेंगे कि भारतीय इतिहास में किसी शासक द्वारा सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किए जाने का, कराए जाने का पहला अभिलेखी साक्ष्य अगर कहीं से मिलता है तो वो आपका किससे मिलता है या किस शासक का मिलता है, वो है महापद्म नंद। तो इसलिए आपसे पूछता है, और इसने जो नहर का निर्माण कराया था उस जगह का नाम भी, और बहुत ही साधारण परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, कलिंग की जो राजधानी थी वो थी तोसली। तो तोसली में इसने एक नहर का निर्माण कराया था। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि तोसली में नहर का निर्माण कराने वाला शासक कौन था। तो ये पहले शासक हैं जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से इस प्रकार का आपका कोई जो है कार्य किया जा रहा हो नहरों के संबंध में। ठीक है, तो ये आपके नहरों के निर्माण से संबंधित थे। और फिर जो है इसके विषय में जो जानकारी मिलती है ये हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ये आपका उड़ीसा में ही है, हाथी की बड़ी सी एक गुफा है इसलिए इसका नाम पड़ गया हाथी गुम्फा। और वहीं पे पूरा का पूरा एक लेख लिखा हुआ है और उसी लेख से ये जानकारी मिलती है। तो आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नहरों के विषय में पहली जानकारी जो है सर्वप्रथम किस लेख में मिलती है या अभिलेख में मिलती है। तो कौन सा लेख हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। पीछे आइए, तो महापद्मनंद ने इसको जीता था, नहर का निर्माण कराया था और भी कुछ चीजें कराई थी। यहां से जो है
जिन स्वामी की प्रतिमा को उठा के ले गया था। जिनका मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, और यह पर्यायवाची माना गया है किसका? महावीर स्वामी का। कई पर्यायवाची हैं उनके, जिन हैं अरहत है, योग्यतम होने के कारण उनको अरहत कहा गया। ठीक, मीन्स ये आपका जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये अहिंसक थे, हिंसक ही शासक थे। तो इसने सबसे पहले कलिंग को जीता था। आगे चल के कलिंग स्वतंत्र हो गया। और यदि आप देखेंगे कि ये जो आपका पूरा का पूरा दक्षिण भारत है, बाकी जगह तो आपके मौर्य ही शासन कर रहे थे, केवल ऐसे करके आप ये छोड़ दीजिए। यहाँ पे चोल, पांड्य, चेर आपके या केरल पुत्र थे, तो बीच में केवल यही आपका स्वतंत्र रह जा रहा है। देख रहे हैं आप इसकी स्थिति। तो आपको अगर यहाँ पे अशोक बैठे हुए हैं मगध में, और अगर आपको दक्षिण के साथ में आपको व्यापार करना है, तो आपके लिए सबसे सुटेबल रूट कौन सा होगा? आप ऐसे घूम के भी जा सकते हैं, और दूसरा सही रूट आपका कौन सा होगा? आप ऐसे आइए। तो दक्षिण के साथ में आपका स्थलीय व्यापार, अगर वो आपको जो है सुविधापूर्वक संपन्न कराना आप चाहते हैं, तो कलिंग पे आपका अधिकार होना चाहिए। दूसरी चीज, ये आपका जो है पूर्वी देशों के साथ में अगर आपको व्यापार करना है, तो उड़ीसा में कई आपके बंदरगाह थे। इन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था घंटासार। ये आपका उड़ीसा में ही था। तो ये था कि यहां से आपको जो है अगर पूर्वी देशों के साथ में आपको व्यापार करना है, तब भी आपके साथ आपका जो है कलिंग पर जो है अधिकार होना चाहिए। मींस कलिंग पे आक्रमण करने का जो कारण था, वो कारण क्या था? वो था आर्थिक। बस एक शब्द में आप जान लीजिए कि दक्षिण के साथ में व्यापार करना हो, चाहे आपको पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करना हो, उसका जो सुगम माध्यम था वो आपका क्या था? कलिंग। इसी के चलते अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। चलिए कमेंट्स लिए ले रहा हूं आप लोगों के, और अभी आपका एक प्रश्न है। हाँ, तंसुली तोशली अलग अलग नहीं है, एक ही है। चलिए, कोई कमेंट है आपका? ओह अच्छा, कुछ लोग अभी भी सोनू जी सर यूपी जीके कब स्टार्ट होगी? बड़े बढ़िया बढ़िया आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, इंटरेस्टिंग। सर पूरा क्लास फ्री है कि सिर्फ डेमो है? मैं चाहता इस कमेंट को अवॉइड कर सकता था, ठीक है, अवॉइड नहीं करूंगा, ठीक है। देखिए, ये तो है आपका डेमो क्लास, ठीक। और डेमो क्लास किस लिए होती है? डेमो क्लास इसलिए होती है कि अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर अपेक्षित योग्यता है, क्षमता है, और हम आपकी जो है सफलता का एक जो है सही माध्यम बन सकते हैं, तो आप जो है हमारे साथ में जुड़ जाइए, ठीक। तो ये तो है डेमो क्लास, मीन्स ये आगे चल के बंद हो जाएगी। जो क्लास बंद नहीं होगी, वो फिर आपको सूचना दिए दे रहा हूं, वो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी। जैसे ही आपकी डेमो क्लास ये आपकी बंद होगी, तुरंत स्टार्ट हो जाएगी और ये आबाद गति से चलेगी। और इसके पहले का भी यदि आप परफॉर्मेंस देखें, करंट अफेयर्स जो आप लोगों को कराया जा रहा था बिल्कुल एक प्लान तरीके से, तो बिल्कुल प्लान तरीके से मंथली लेकर चलेंगे, ठीक है। और एग्जाम के टाइम पे आपको मैराथन क्लास दे देंगे, करंट अफेयर्स भी दे देंगे, और साथ ही साथ जो है जो आपके ये सब्जेक्ट हैं उस पर जो है आपको प्रश्नोत्तर में आपको जो है प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो है निःशुल्क क्लास रहेगी, उसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, बस साथ में आप जुड़े रहिए, ठीक है। और शेयर भी करते रहिए, ये तो आपका दायित्व बनता है, ठीक है। हालांकि लाइक डिसलाइक के लिए मैं कभी नहीं बोलता, अपने किसी वीडियो में नहीं बोलता कि आप मुझे लाइक कर दीजिए। आपको अच्छा लगे लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करने से मत चूकिएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे भाई, विधिवत रूप से लेके चलने दीजिए। और प्रश्न भी आप ही लोगों से ले रहा हूं मैं। नहीं, करंट अफेयर्स जो भी चलेगा, मेरा जो करंट अफेयर्स चलेगा वो जो है शाम को चलेगा, 1 घंटे, और धुआंधार तरीके से चलेगा। उसमें आप लोगों के कमेंट्स नहीं लिए जाएंगे, उसमें बाकायदा आपको नोट्स तैयार कराया जाएगा, जिस प्रकार से मान लीजिए हिस्ट्री में लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो खैर उसमें इतना डीप में लेके नहीं चलेंगे, और जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए आपको बस याद करना है, और इतना ही याद करना है कि एग्जाम में आपका प्रश्न सही हो जाए और इसके बाद में आप भूल जाएं, क्योंकि अगले साल तो आपके किसी काम का नहीं है। तो करंट अफेयर्स ऐसे नहीं रटाया जाता है, कुछ ट्रिकी चीजें होती हैं, उसके थ्रू करा दिया जाता है, और उसी के साथ में काफी कुछ आपका स्टैटिक जीके का भी पोर्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए शंघाई सहयोग संगठन है आपका, ठीक,
एससीओ है। अब पता पड़ा इसकी बैठक कहां पे हुई, या इसका अभी तो जितनी भी बैठकें हो रही हैं सारी जो है वर्चुअल या आभासी हो रही हैं। भाई कोरोना का दौर है तो 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी, तो आभासी बैठकें हो रही हैं। तो मान लीजिए इसमें कोई निर्णय लिया गया, तो मैंने करंट अफेयर्स से आपका जो है निर्णय के बारे में बताया। कोई महत्वपूर्ण जो है अगर इसमें जो है घोषणा की गई या कोई नीति लेके आई गई, उस पर मैंने बता दिया आपको कि भाई महत्वपूर्ण क्या है और हाईलाइट कर दिए पॉइंट। और एससीओ से इसकी पृष्ठभूमि से भी क्वेश्चन बन जाता है, ये आपसे पूछ लेता है कि भाई इसमें जो है शामिल देशों की संख्या कितनी है, तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि कितने देश इसमें शामिल हैं। फिर आपसे पूछ लेता है, कई बार आपसे पूछा गया है कि भारत है, पाकिस्तान है, ये आपका जो है कब इसमें शामिल हुए, 2017 में। तो सामान जो आपका करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स अच्छा खासा जो है स्टैटिक जीके को आधार प्रदान कर देता है। तो उसको इस प्रकार से लेके चलेंगे कि आपको मैक्सिमम जो है सामान्य अध्ययन की चीजें उससे हो जाएंगी। और इसी प्रकार से मैं पहले भी लेके चल रहा था और आप लोगों का बड़ा स्नेह भी मिला, 5000 प्लस तक आप लोग मुझे लेके गए हैं, ठीक है। और ये मेरे लिए अपने आप में एक उपलब्धि है और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद का ही प्रतिफल है, ठीक है। तो जो 5000 6000 लाइव हुए मेरे साथ में, वो आप ही लोगों का सहयोग था और इसी प्रकार से मैं लेके भी चल रहा था और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा था, तभी इस प्रकार की आपकी जो है संख्या बढ़ी भी, ठीक है। तो ऐसे लेके चलेंगे, क्लियर है। बिल्कुल जैसे ये डेमो क्लास आपकी पूरी होगी वैसे ही जो है उस पे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, प्रीति चौधरी जी, अशोक के आक्रमण 261 के समय कलिंग का शासक कौन था? कलिंग के शासक का नाम नहीं मिलता है, हाँ एक बुक में जरूर नाम मिलता है, ठीक है। उस बुक का मैं नाम लेके उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि लिखने वाले भी कोई रहे होंगे महामहिम, ठीक है, तो उसमें उन्होंने नाम दे दिया। बाकी कलिंग के शासक का कहीं कोई नाम नहीं मिलता है, क्लियर है, कहीं नाम नहीं मिलता है। अच्छी बुक्स हैं या जिनकी अपनी रिसर्च है, रोमला थापर हैं, भंडारकर जी हैं, तो कहीं पे भी कलिंग के शासक का नाम नहीं मिलता है, ठीक। लेकिन एक बुक में दिया हुआ है और वो नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, ठीक है। चलिए बता तो दिया भाई, कौशल जिरौल चौक तो बता तो दिया, आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया मैंने, ठीक। चलिए अब आते हैं अगले जो आपका संदर्भ है, जो आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर धम्म क्या है और इससे प्रश्न कैसे बनेंगे और हमको इसको जानना है, तो इस पे मैं चर्चा किए दे रहा हूं। देखिए ये जो धम्म है ये आपका प्राकृत भाषा का शब्द है, पहली चीज। इसको अगर मैं अंडरलाइन करूं, कौन सी भाषा मैंने अंडरलाइन कर दी यहां पे, एक सेकंड थोड़ा सा आप होल्ड कीजिए। ये देखो, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये आ क्यों नहीं रहा है? ये अभी आ गया। तो ये प्राकृत भाषा का शब्द है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के लेखों की मुख्य भाषा क्या है, तो मुख्य भाषा क्या हो जाएगी? प्राकृत भाषा। दूसरी चीज, प्राकृत भाषा का शब्द है और संस्कृत भाषा में आप इसी शब्द को जानते हैं किस नाम से? धर्म के नाम से। ठीक वैसे ही जैसे पानी को आप अरबी भाषा में आप कह देते हैं तो उससे पानी का संदर्भ तो बदलता नहीं है ना। तो वही जो है धर्म शब्द को ही प्राकृत भाषा में कह दिया गया है धम्म, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये धम्म है धम्म क्या है? तो जैसे आप जानना चाहते हैं वैसे ही जो है आपकी तरह उस समय पे भी कुछ जिज्ञासु लोग थे आपके जैसे जो ये जानना चाहते थे धम्म क्या है। तो अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख का मतलब है
कि खंबे पे कोई भी अगर लेख लिखा हुआ है तो वो आपका स्तंभ लेख है। तो अपने दूसरे स्तंभ लेख में एक और दूसरा जो लेख लिखा हुआ है उसमें अशोक स्वयं ही प्रश्न करता है कि कियमचु धम्मे, मीन्स धम्म क्या है। तो आपसे अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस स्तंभ लेख में अशोक प्रश्न करता है धम्म क्या है। तो धम्म क्या है, यह प्रश्न अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में करता है। याद क्या रखना है आपको, प्रश्न कहां से है आपका, समझ गए होंगे। यह है प्रश्न आपका, यह आपका उत्तर। फिर इसके बाद में वो खुद ही इसकी परिभाषा भी दे देता है। तो प्रश्न उठता है कि परिभाषा कहां देता है। तो परिभाषा वो देता है दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में। यह आपसे कई बार पूछा गया है कि धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में है। तो या तो आपको दूसरा दिया रहेगा या सातवां दिया रहेगा या फिर आपको दोनों दिए रहेंगे। ठीक, तो धम्म की परिभाषा कहां पे दे रहा है, जहां पे प्रश्न कर रहा है उसमें भी परिभाषा दे रहा है, और आगे चल के जो सातवां लेख लिखा हुआ है उसमें भी वो धम्म की परिभाषा दे रहा है। और परिभाषा देते हुए क्या कहता है, तो परिभाषा देते हुए वो कहता है अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे चा। तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, जो आपका है अपा सिन्वे मीन्स आप अल्प पाप कीजिए, कि पाप तो होंगे। ठीक, कि अगर मानव रूप में हम आप आए हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पाप ना हो, लेकिन पाप कैसे होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज को समझ जाएंगे। अपासनवे अल्प पाप, बहु के आने अत्यधिक कल्याण, दया कीजिए, दान कीजिए, सत्य बोलिए, सचे सोचिए मीन्स सुचिता, या इसी को आप कह सकते हैं पवित्रता। माधवे मतलब मृदुता, मृदुभाषी बने रहिए, किसी को गाली गलौज मत कीजिए। साधुता, तो वो कहता है कि ये सारी की सारी चीजें ही हैं आपकी धम्म। तो एक चीज तो क्लियर है कि आपसे धम्म की परिभाषा कभी नहीं पूछने वाला। ठीक, तो जो पूछने वाला नहीं है उसको याद करने का भी कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन व्यक्तिगत जिज्ञासा रहती है और रहना भी चाहिए कि भाई धम्म की परिभाषा में वो कह क्या रहा है। तो यही जो मैंने लिखा हुआ है, तो उसी को प्राकृत भाषा में वो बोल रहा है कि अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे चा, यही है आपकी धम्म की परिभाषा। अब जो महत्वपूर्ण है आपकी चीजें वो ये है कि ये जो धम्म की परिभाषा है, प्रश्न है आपका यहां से कि अशोक ने धम्म की जो ये परिभाषा दी है वह स्वयं से इन्होंने परिभाषा बनाई है या कहीं से इन्होंने जो है इंपोर्ट कर ली है, कि वह परिभाषा कहां से ली गई है। तो धम्म की ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा इन्होंने ली है सिगालोवाद सूत्र से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सिगालोवाद सूत्र क्या है, ये आपका दीर्घ निकाय का ही एक भाग है, और ये है आपका बौद्ध। जो पूछा जाता है आपसे वो ये पूछा जाता है कि जो आपने पीछे देखा या जो मैंने आपको बोला प्राकृत भाषा में और लिख दिया उसको हिंदी भाषा में, वो परिभाषा कहां पे दी गई है, सिगालोवाद सूत्र में। फिर अशोक कहता है कि यदि आप इसका पालन करते हैं, मीन्स यदि आप कम पाप करते हैं, बहुत लोगों का आप कल्याण करते हैं, जीवों पर प्राणियों पर आप दया करते हैं, अच्छे से आप दान करते हैं, मृदुभाषी हैं, साधु के लक्षण हैं आपके अंदर कि आवश्यकता से अधिक संचित ना करना। ठीक है, तो ये सब जो है यदि आप करते हैं तो इसके फलस्वरूप
आपको जो सुख प्राप्त होंगे वो आपको स्वर्गीय सुख प्राप्त होंगे। अब आप कहेंगे कि सर इतना सब कर देंगे तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, स्वर्ग में सीट तो बुक हो ही जाएगी। तो स्वर्ग में सीट तो बुक हो जाएगी, ये तो सही है, लेकिन एक सीट आपको और भी बुक करनी है अपने लिए, जो है जीने खाने के लिए। वो है आपको जो है कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन लेना है कि वो सीट बुक हो जाए, स्वर्ग की सीट फिर वहीं से होके निकलेगी रास्ता स्वर्ग का। तो वो कह रहा है कि यदि आप जो है इस परिभाषा को फॉलो करते हैं तो इसके पश्चात जो स्वर्गीय सुख प्राप्त होंगे, ठीक, तो ये स्वर्गीय सुखों का जो कॉन्सेप्ट इसने लिया है, ये लिया है एक बौद्ध ग्रंथ है विमान वत्थु। ये आपका कम महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिगालोवाद सुत्त, सिगालोवाद सुत्त में सिगाल माने जो है आपका प्राकृत भाषा का ये भी शब्द है, सही अर्थों में इसका अर्थ होता है हिंदी में यदि आप बोले तो सियार, कि एक सियार जो है बैठा हुआ है और सामने उनके एक बौद्ध भिक्षु बैठा हुआ है और सियार बौद्ध भिक्षु से प्रश्न कर रहा है। तो अब आप कहेंगे सर सियार बोल रहा है? तो इस प्रकार की ये जो कहानियां हैं ठीक वैसी जैसे पंचतंत्र की कहानियां, ठीक, और ये आपके एक प्रकार के हितोपदेश टाइप के हैं कि इसके माध्यम से जो है हमको आपको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती जरूर है। वो एक अलग बात है शिक्षा लेके हम उसको फॉलो करें या ना करें। तो सिगालोवाद सुत्त में एक सिगाल जो है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है साधु से, और जो बौद्ध भिक्षु है, और वो बौद्ध भिक्षु उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। तो सिगाल ही पूछता है कि भाई धम्म क्या है? तो बौद्ध भिक्षु कहता है कि अपास इनबे बहु के यानी दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधवे चा, ये है धम्म। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई, या सिगाल का अर्थ क्यों बताया? क्योंकि आपको जो है सियार बड़े आराम से याद रहेगा, और सियार यदि आपको याद है तो सियार का आपका जो तत्सम रूप होता है वो होता है श्रृगाल, और उसके थ्रू आप याद रख सकते हैं सिगालोवाद सुत्त, और यही आपको याद भी रखना है। विमान वत्तु इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पहले भी मैंने आपसे कहा। तो ये आपका सिगालोवाद सुत्त से ये परिभाषा ली गई है। क्लियर है? अभी आपका एक प्रश्न अनुत्तरित है, अशोक महान था या नहीं था, ठीक है, चलिए ओके। कमेंट लो सर, बिल्कुल कमेंट्स पे आ गया मैं, बता तो दिया भाई। गोकरण जी सर क्लास रोज होगी क्या? क्लास तो रोज ही होगी आपके। हिमांशु कुमार जी सर कमेंट भी लो, हाँ बिल्कुल कमेंट ले रहा हूं। ओके, क्लास की टाइमिंग, क्लास आपकी जो रहती है ये 5 से 6 रहती है, और 5 से 6, और फिर आपको सूचित कर दे रहा हूं ये आपकी डेमो क्लास है, डेमो क्लास है। इंडिविजुअल हिस्ट्री या जो है जो हमारा सिविल का बैच चल रहा है, आरओ का बैच चल रहा है, या किसी भी परीक्षा के लिए आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं, ये उसके लिए मेरी डेमो क्लास है। तो जो डेमो है वो तो ब्रेक होगी ही होगी, स्थगित होगी ही होगी, आज नहीं तो कल स्थगित होगी, लेकिन हाँ ये डेमो क्लास या आपका इतिहास स्थगित होगा, दूसरी क्लास आपकी शुरू हो जाएगी जो स्थगित नहीं होगी। फिर से सुन लीजिए, रोज रोज मुझे बताना पड़ता है। वो आपकी रहेगी करंट अफेयर्स की क्लास, और करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है स्टैटिक जीके की क्लास भी रहेगी। वो आपकी अबाध गति से चलेगी, क्योंकि आपके जो है बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आपकी जो है परीक्षाएं भी आयोजित होंगे, और इसमें आपका 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक की कोई भी परीक्षा है उसके आपके सारे प्रश्न उसमें समाहित रहेंगे। इस चीज को लेकर भी आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। सारी परीक्षाएं, कोई भी परीक्षा है आपकी, ठीक, तो निश्चिंत रहिए, ये आपका रहेगा। और कोई कमेंट आप लोगों का, कोई प्रश्न हो आपका? सर सब तो डेमो होती है, फ्री कौन सी होती है? फ्री आपके लिए सबसे बढ़िया आपकी क्लास चलेगी करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की, एकदम फ्री, और उसमें भी पूरी मेहनत शिद्दत ईमानदारी के साथ में आप लोगों को सिखाया जाएगा, ये मत सोचिएगा। और खैर फिर आपसे मैं कहूंगा कि मैंने पूरी मेहनत शिद्दत ईमानदारी के साथ ही पिछली सेशन में भी आपको सिखाया होगा, तभी आप लोग मुझे जो है 5000 प्लस लाइव लेके भी गए। ये मेरे लिए एक उपलब्धि है और आप लोगों का प्रेम इसलिए आशीर्वाद है, ठीक है। तो बिल्कुल पूरी जो है मेहनत शिद्दत के साथ में लगेंगे, ये नहीं है कि फ्री है तो जो है फ्री की तरह आपको किया जाएगा। बिल्कुल जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे, बस जैसे ही आपकी डेमो होगी, डेमो ये आपकी जैसे ही ऑफ होगी तुरंत आपकी शुरू कर दी जाएगी वो क्लास। और आप लोग डेमो क्लास तो डेमो ही होती है, ठीक है, और
फिर आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आपको या आपके किसी मित्र को, आपके परिवारजन को, आपके भाई बहनों को, किसी को भी अगर लगता है कि भाई हमारे अंदर योग्यता है, क्षमता है और हम जो है आपकी सफलता में एक जो है छोटा सा माध्यम बन सकते हैं, सो प्लीज जो है आप हमको ज्वाइन करिए। क्लियर? चलिए, तो अब अशोक पे आ जाते हैं। अब ये चर्चा मत कीजिएगा, ठीक है, कि अब आप लोग मुझे ऐड मत करवाइए मेरे से, ठीक? चलिए, बिल्कुल एग्जाम के पहले ले आएंगे, निश्चिंत रहिएगा आप। तो ये तो है अशोक का अपना बौद्ध धर्म, सॉरी धम्म। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या ये जो ये धम्म लेकर आए थे, क्या ये का मतलब है क्या धम्म बौद्ध धर्म था? अशोक जो धम्म नीति लेकर आया तो क्या ये बौद्ध धर्म ही था? तो अब आप कहेंगे कि सर अशोक ने धम्म की जो परिभाषा ली वो कहां से ली? आपने देखा सिगालोवाद सुत्त से ली। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो आप कहेंगे सर पक्का जो है ये बौद्ध धर्म ही था। फिर आप कहेंगे कि सर फिर आपने बताया कि इसको यदि हम आप फॉलो करते हैं तो जिस प्रकार के स्वर्गीय सुख मिलेंगे, इन स्वर्गीय सुखों की चर्चा भी जहां पे की गई है विमानवत्तु, वो भी आपका बौद्ध ग्रंथ ही है। तो इसका मतलब है कि ये पक्का जो इसकी धम्म नीति थी ये जो है बौद्ध धर्म से प्रेरित थी और बौद्ध धर्म का ही एक भाग थी। तो फिर मैं कहूंगा कि नहीं, ये बौद्ध धर्म नहीं था। अब आप कहेंगे कि सर जो है दो तो उसके समर्थन में तर्क हैं, आपके पास क्या ऐसा तर्क है? तो मैं कहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि ये जो इसकी धम्म नीति है, इस धम्म नीति में ना तो 4 आर्य सत्यों का उल्लेख है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब कूट बना के वो प्रश्न देता है और आपसे पूछ देता है अशोक की धम्म नीति में किसका उल्लेख नहीं है, तो अगर आपको धम्म नीति पता नहीं है या उसके विषय में साधारण जानकारी नहीं है तो अब आप क्या करेंगे? आप उस क्वेश्चन से क्विट कर जाएंगे और माइनस मार्केंगे, तब तो जो है धोखे से भी आप हाथ नहीं लगाना चाहेंगे। लेकिन यदि आसपास का थोड़ा सा भी आपको जानकारी है तो आप प्रश्न से भिड़ जाएंगे और भिड़ जाएंगे तो जो है 50-60% संभावना होती है कि आपका प्रश्न सही हो जाए। और इस प्रकार के प्रश्न सही होते हैं तभी आप जो है किसी भी उसमें जो है एंट्री भी पाते हैं। एक साधारण लेवल तक तो हर कोई कर ले जाएगा, ठीक। तो इसमें 4 आर्य सत्यों का उल्लेख नहीं है। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। कि दुख तो बुद्ध कहते हैं संसार में सब दुख ही दुख है। फिर दुख समुदाय, दुख का कारण क्या है? तो कारण की खोज उन्होंने की और बता दिया, जो मैंने कल धर्म चक्र बनाया था, द्वादश निदान। अब वो कहते हैं इसी को आप ब्रेक कर दो तो आपको जो है दुख दूर हो जाएंगे, आपको सुखी सुख मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये 4 आर्य सत्य हैं, इसका उल्लेख धम्म नीति में नहीं है। और फिर जो है बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वो है अष्टांगिक मार्ग। इस मार्ग का यदि आप अनुसरण करते हैं तभी जो है आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसका उल्लेख भी धम्म नीति में नहीं है। तो इसका उल्लेख नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो है बौद्ध धर्म नहीं था। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये था क्या, यह धम्म नीति थी क्या? तो ये धम्म नीति एक प्रकार की संयोजक शक्ति थी। प्रश्न आपका यहां से है। यहां से आपका कैसे बनेगा वो मैं पहले लिख चुका हूं, सिगालोवाद सुत्त, ठीक। विमानवत्तु महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपको याद रखना है कि धम्म नीति में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि धम्म क्या था फिर? तो धम्म थी एक संयोजक शक्ति। संयोजक शक्ति का मतलब है जोड़ने वाली शक्ति, ऐसी शक्ति जो लोगों को आपस में जोड़ दे, और ऐसी शक्ति जो लोगों को राजा से जोड़ दे। अब आप कहेंगे कि सर लोगों को आपस में क्यों जोड़ना? तो लोगों को आपस में इसलिए जोड़ना, जैसे कि आज हमारा जो भारतीय समाज है आप देखते हैं बहुभाषा भाषी नस्ल धर्म संप्रदाय का आपका समाज है। ऐसा ही समाज उस समय पे भी था जबकि विविध भाषा भाषी नस्ल धर्म और संप्रदाय के लोग रह रहे थे। और ऐसे समाज में हमेशा विघटनकारी प्रवृत्तियां जो है प्रभावी होती हैं और इन विघटनकारी शक्तियों को
या इन कुप्रवृत्तियों को रोकने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है कि आप कोई भी ऐसी विचारधारा जो है समाज में फैला दें जो आपस में लोगों को जोड़े रखे, और ऐसी भी विचारधारा ले आए जो राजा को लोगों से जोड़े रखे। तो धम्म नीति और कुछ नहीं थी, ये लोगों को आपस में जोड़ने का माध्यम थी और साथ ही साथ जो है लोगों को शासक से जोड़ने का भी एक माध्यम थी। और इसी का प्रयोग आप देखेंगे मध्यकाल में अकबर ने किया, जिसे वो बोलता है दीने इलाही। हालांकि दीने इलाही कोई धर्म नहीं था, क्योंकि धर्म के लिए तो धर्म ग्रंथ भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, फॉलोवर्स भी चाहिए, तो वो कोई धर्म नहीं था। वो एक अलग बात है कि उसे कह दिया गया, कुछ इतिहासकारों ने धर्म कह दिया, धर्म नहीं था वो भी आपकी एक आचार संहिता थी, एथिक्स थी, सामाजिक नैतिक मूल्यों पर आधारित आपका था। तो ठीक इसी प्रकार से अशोक का धम्म है कि अकबर भी अपने जो है दीन इलाही के माध्यम से यह मैसेज देना चाहता था कि राजा किसी जो है धर्म विशेष का राजा नहीं है। अकबर भी अपनी धम्म नीति के माध्यम से यह मैसेज देना चाहता है कि मैं जो है बौद्ध धर्म का केवल जो है संरक्षक नहीं हूं, उनका राजा नहीं हूं, बल्कि पूरी प्रजा का राजा। क्लियर है? और इसमें जो चीजें बताई गई हैं, धम्म के दो पक्ष बताए गए हैं। एक पक्ष बताया गया है, इसको मैं बिल्कुल सरल भाषा में कर दे रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, और दूसरा पक्ष बता रहा है क्या नहीं करना चाहिए। मींस धम्म का एक पक्ष है आपका सकारात्मक पक्ष और दूसरा पक्ष है आपका नकारात्मक पक्ष। ठीक वैसे ही जैसे कि आप लोगों को घर में बताया जाता है कि घूमिए नहीं, तो कौन सा पक्ष हो गया? नकारात्मक पक्ष। आपको पढ़ना है मीन्स सकारात्मक पक्ष, और चाहे नकारात्मक पक्ष है चाहे सकारात्मक पक्ष है, दोनों ही आपके हित में है कि आप पढ़िए, घूमिए नहीं। क्लियर है? तो अशोक भी ऐसे ही दे रहा है, वो कह रहा है क्या करना चाहिए, या हम जो है इस नीति को कैसे फॉलो करें, या जो आपने ये धम्म की परिभाषा देखी कि अल्प पाप और दुनिया भर की चीजें, वो सब हमारे व्यवहार में कैसे आएंगे। तो उसके लिए अशोक बताता है कि क्या करना चाहिए। तो कहता है कि समाज में अग्रणी लोगों का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का आप सम्मान कीजिए, दासों सेवकों के प्रति उचित व्यवहार कीजिए। तो ये करना है। और फिर उससे कहता है कि क्या नहीं करना है, तो कहता है कि प्राणियों का वध नहीं करना है, किसी को किसी के संप्रदाय की निंदा नहीं करना है। तो वो कहता है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये गुण आपके अंदर विकसित हो जाएंगे, और विकसित हो जाएंगे अगर ये गुण इस प्रकार के, तो जाहिर सी बात है लोग आपस में भी जुड़े रहेंगे। अगर कोई किसी की संप्रदाय की निंदा नहीं करेगा, सभी लोग बहुश्रुत होंगे, दूसरे की धर्मों की बातों को सुनेंगे, और अगर उनको अच्छी लगे तो उनको व्यवहार में भी ला सकते हैं। और चूंकि जो है ये नीति किसके द्वारा दी जा रही? राजा से, तो ये लोगों को राजा से भी जोड़ देगी। मीन्स जो आपकी धम्म थी ये सामाजिक नैतिक मूल्यों पर आधारित एक आचार संहिता थी, और उसका उद्देश्य क्या था? लोगों को आपस में जोड़ना और लोगों को राजा से भी जोड़ देना। ये केवल बौद्ध धर्म नहीं थी। क्लियर है? अब किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या अशोक महान था। अब आ जाते हैं आपके प्रश्न पे, और वहां से आपका कैसे कैसे प्रश्न बनेगा वो भी आप देख लीजिए। तो पहला तो जो उत्तर आपको मैं दूंगा वो उत्तर आपको बड़ा निराश करेगा, ठीक। और दूसरा फिर मैं जो उत्तर दे दूंगा उस उत्तर से आप थोड़ा सा प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए पहले आपको निराश करते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि इतिहास में कोई भी महान नहीं होता है, कोई महान नहीं होता। क्यों महान नहीं होता है? इसलिए महान नहीं होता है कि सभी शासक अपने अपने युग के महान शासक थे। कल मैं बिंबिसार पे चर्चा कर रहा था, हर्यक वंश का, जिसने वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया, मित्रवत संबंधों को या कूटनीतिक संबंधों को आधार बनाया, जिसको कमजोर देखा उसका राज्य को जीत लिया, तो वो भी अपने समय का महान शासक था। अशोक भी अपने समय का महान शासक था, हर्षवर्धन भी अपने समय का महान शासक था, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, अकबर अपने अपने समय के महान शासक थे, महाराणा प्रताप अपने समय के महान शासक थे। ठीक है? तो इतिहास में जो महानता का कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट आपका जो है बाबा आदम के जमाने का है। आज का जो इतिहास है, या आज जो आपके इतिहास लेखन की जो आपकी विधा है, जो स्टाइल है, जो शैली है, उसके अनुसार इतिहास में कोई महान नहीं होता है, सभी अपने अपने युग के महान शासक थे। क्लियर? पहली चीज। तो इससे तो आपको दुख हो गया होगा कि इसका मतलब है अशोक महान नहीं था। तो अब आपको थोड़ा सा प्रसन्न कर देते हैं। तो मैं कहूंगा कि अशोक अपने समय का महान शासक था। आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि महान तो था, बस अपने समय का महान शासक था। तो सभी शासक अपने अपने समय के महान शासक थे, तो उसको लेके आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है।
कि अब आप तुलनात्मक अध्ययन करने लगे हैं। अकबर ज्यादा महान था कि अशोक ज्यादा महान था कि राणा प्रताप की हर्षवर्धन? और फिर अगर और महान देखना है तो राजा राज को आप क्यों भूल जाते हैं? श्रीलंका तक गया। राजेंद्र चोल को आप क्यों भूल जाते हैं? पूरा श्रीलंका जीत लिया, दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गया था, जावा सुमात्रा तक, वहां तक अपना साम्राज्य विकसित कर लिया था। मौर्य तो ये कर ही नहीं पाए थे। राजा राज प्रथम ने तो जो है मालदीव को जीत लिया था। तो सभी अपने अपने समय के महान शासक थे। और कला स्थापत्य के क्षेत्र में आप देखें तो चोलों की उपलब्धियां किसी से कम हैं। मौर्यों की कलाकृतियां हो सकता है नष्ट हो गई हो, चोलों के मंदिर को आप देखिए, ठीक। तो सभी अपने अपने समय के महान शासक थे। तो अशोक जो है, आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था, क्या अशोक अपने समय का महान शासक था? तो मैं कहूंगा बिल्कुल था। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि पहली चीज, अशोक विश्व इतिहास का पहला ऐसा शासक है जो यह कहता है कि सारी प्रजा मेरे संतान के समान है। भारतीय इतिहास का नहीं, पूरे विश्व इतिहास का पहला ऐसा शासक है। आज तक उसके पहले विश्व में किसी ने ऐसा कहा ही नहीं था, ऐसा उद्घोष ही किसी ने नहीं किया था कि सारी प्रजा मेरे लिए संतान के समान है। और जिस प्रकार से एक पिता इस लोक और परलोक में अपने पुत्रों के लिए सुख की कामना करता है, वैसे ही मैं भी अपने प्रजा के लिए यही कामना करता हूं। तो यह विश्व इतिहास का पहला शासक है। और यहां से आपका प्रश्न भी है, तो आपसे पूछ लेता है कि कौन कहता है कि सारी प्रजा मेरे लिए संतान के समान है? तो सारी प्रजा मेरे लिए संतान के समान है, कौन कह रहा है? अशोक कह रहा है। और उसके आगे जाके आपसे पूछ लेता है और भी बढ़िया प्रश्न कि यह कहां कहता है? तो यह कहता है अपने धौली शिलालेख में। क्लियर? यहां से आपका प्रश्न है, यहां प्रश्न रहेगा, टिक कर दे रहा हूं मैं ताकि किसी प्रकार की आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक। दूसरी चीज, अशोक विश्व इतिहास का पहला ऐसा शासक है जो कहता है राजनीतिक हिंसा धर्म के विरुद्ध है, कि राजनीति में हमको हिंसा नहीं करनी है, बहुत आवश्यक ना हो तो। और इस चीज को उसने फॉलो भी किया। आप जब अशोक के अभिलेखों को आप देखते हैं तो अशोक के शिलालेख संख्या 2 और शिलालेख संख्या 13, इसमें 5 यूनानी राज्यों के नाम मिलते हैं और 5 दक्षिण भारतीय राज्यों के नाम मिलते हैं। यहां से आपका प्रश्न बनता है, और क्यों बनता है? कि शिलालेख संख्या 2 में वो कह रहा है कि मैंने इन 10 जगह पे चिकित्सालय बनवाए, और 13वें में कहता है इन 10 जगह पे मैंने जो है अपने धर्म प्रचारक भेजे या धम्म महामात्यों को भेजा। मीन्स अशोक ने अपने जो वैदेशिक संबंध थे, उन वैदेशिक संबंधों का आधार किसको बनाया? अपनी धम्म नीति को आधार बनाया, जो इसके पहले आपने देखी। नहीं तो उसके पहले जितने भी संबंध स्थापित होते थे ये आपकी शक्ति के आधार पर स्थापित होते थे। तो अशोक ने जो है वैदेशिक संबंध स्थापित करने के लिए शक्ति का सहारा नहीं लिया, बल्कि डिप्लोमेसी का सहारा लिया। यह विश्व इतिहास में जो है वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में या विदेश नीति के क्षेत्र में अपनी एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। यह करने वाला अशोक विश्व का पहला शासक है। क्लियर है? और उद्घोषणा क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि राजनीतिक हिंसा धर्म के विरुद्ध है, कि अगर आप धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो राजनीति में भी आपको हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा नहीं करनी है तो आधार आप किसको बना रहे हैं? आपने आधार बनाया वेलफेयर को, कि आप चिकित्सालय बनवा रहे हैं, आपका वेलफेयर का ही काम है। धम्म महामात्र, जिसके माध्यम से आप जो है सामाजिक नैतिक मूल्यों को पूरी दुनिया में प्रसारित कर रहे हैं, यह करने वाला जो है विश्व इतिहास का पहला शासक। तीसरी चीज, अशोक दुनिया का पहला ऐसा शासक है जो कहता है सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है। कौन सा हित बोल रहा है वो? सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा शासक है जिसने अपने राजत्व में, राजत्व का मतलब होता है वो नीतियां जिसके माध्यम से आप शासन चलाते हैं, तो अशोक ने अपने शासन चलाने में किसको महत्व दिया? सर्वलोक हित को या वेलफेयर को महत्व दिया। और आज हम आप जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें किस प्रकार के राज्य की बात की गई है? एक वेलफेयर स्टेट की है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। तो ये जो लोक कल्याण का आपका कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कौन सा शासक लेके आ रहा है? ये लेके आ रहा है अशोक। केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा शासक है
जो इस प्रकार की बात कर रहा है। इसके पहले दुनिया के किसी भी शासक ने इस प्रकार की बात नहीं की थी। इसलिए अशोक अपने समय का महान शासक है। और थोड़ा सा आगे आ जाइए। फिर अशोक क्या कह रहा है? अशोक के समय पे सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन किए गए थे वो किए गए थे न्याय के क्षेत्र में। क्या क्या परिवर्तन थे? तो न्याय के क्षेत्र में पहला परिवर्तन यह किया था, स्तंभ लेख संख्या 4 में वो कहता है कि जिन लोगों को भी मौत की सजा दी गई है, यह स्तंभ लेख महत्वपूर्ण है जहां से आपका प्रश्न बनता है। इसको डबल क्लिक किए दे रहा हूं। स्तंभ लेख संख्या 4, इसमें अशोक कहता है कि जिन लोगों को भी मौत की सजा दी गई है उन्हें 3 दिनों की मोहलत दी जाए। और मोहलत किस लिए दी जाए? कि अगर आपको लगता है कि आप निरपराध हैं तो आप जो है एक बार पुनः जो है आवेदन कर सकते हैं न्यायाधीश के सामने कि एक बार मेरे मामले की और जांच कर लीजिए। और यदि आप आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो ये 3 दिन है, आप अपने परिवारजनों से मिल लीजिए या आपने जो पाप किया है उन पापों के लिए आप प्रायश्चित कर लीजिए। तो 3 दिनों की मोहलत दे रहा है कि चाहे तो प्रायश्चित कर लें, चाहे जो है अपने सगे संबंधियों से मिल लें, और चाहे इसी अवधि में जो है आप अपने लिए फिर से व्यवस्था लगवा लें कि एक बार मेरे मामले की पुनः सुनवाई हो जाए। न्याय के क्षेत्र में पहला प्रयोग है जो ये अशोक कर रहा है। और जब जब जो है राजा की वर्षगांठ होती थी, मींस जो राज्याभिषेक का दिन पड़ता था, तो हर वर्षगांठ पे जो है जिन कैदियों का आचरण सही होता था उनको जेल से छोड़ दिया जाता था। अगर कोई कैदी आपका मृत्युदंड किसी को मिल जाता था और उसका परिवार गरीब होता था तो ये जो धम्य महामात्य थे ये धन इत्यादि देके उसके परिवार को संतुष्ट करते थे। और इन सब से आगे अशोक भारत का ऐसा पहला शासक है, पूरे विश्व इतिहास में न्याय क्षेत्र में ऐसा पहला शासक है जिसने न्याय के क्षेत्र में दंड समता और व्यवहार समता का उल्लेख किया है। दंड समता का मतलब क्या है? दंड में समानता। इसका मतलब है कि दंड में असमानता थी कि दंड आपका निर्धारित कैसे किया जाता था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें तो वर्ण के अनुसार, और अगर पश्चिमी या यूनानी राज्यों में आप देखें, जैसे अरस्तु लिखता है कि एक दास सामान्य जन की तुलना में कम संवेदनशील होता है। कम संवेदनशील का मतलब है कि अगर एक सामान्य जन को 1 लाठी मारी जाए तो जितना दर्द होगा उतना ही दर्द दास को 10 लाठी मारने पे होगा, क्योंकि उसके अंदर सेंसिटिविटी कम है। तो इसका मतलब है कि एक ही अपराध के लिए एक सामान्य जन को कम दंड दिया जाता था और उसी दास को जो है ज्यादा दंड दिया जाता था। तो यह दंड के क्षेत्र में क्या हो गया? यह हो गई असमानता। और भारत में आपका क्या चल रहा था? भारत में भी कमोबेश यही प्रवृत्ति थी, यहां पे आपकी वर्ण को लेकर थी। तो अशोक ने यह समाप्त कर दिया और यह अपने आप में एक क्रांतिकारी प्रयास था। इसके पहले किसी भी शासक ने इस चीज को टच ही नहीं किया था। यह करने वाला विश्व इतिहास का पहला शासक है अशोक। तो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछते हैं कि न्याय के क्षेत्र में दंड समता या व्यवहार समता, कि सभी के साथ में समान व्यवहार होगा, कि वर्ण के आधार पर व्यवहार नहीं होगा, जाति के आधार पर व्यवहार नहीं किया जाएगा, धनी और निर्धन के आधार पर व्यवहार नहीं किया जाएगा। और आज जो हमारी अपनी जो न्याय व्यवस्था है उसमें भी तो यही व्यवस्था है ना। तो दंड समता और व्यवहार समता को लाने वाला ये दुनिया का पहला शासक है, भारत का ही पहला शासक नहीं है, दुनिया का पहला ऐसा शासक है। क्लियर? इसलिए अशोक अपने समय का महान शासक है। फिर इसके बाद में अशोक के द्वारा जो लोक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे थे, एक तो अपना राजत्व सिद्धांत आपसे पूछ लेता है कि किसका राजत्व सिद्धांत है, कि सर्वलोक हित या सभी का हित करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा कहने वाला कौन है या इसको अपने राजत्व में शामिल करने वाला कौन है? तो एक होता है कथनी, एक होता है करनी। तो इसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इसने कहा सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है और इसको जो है वो व्यवहारिक या उसको जो है व्यवहारिक रूप से भी जो है उसको जो है परिणित कर रहा है, कि कह रहा है मैंने जगह जगह पे चिकित्सालय बनवाए, सड़कों के किनारे किनारे मैंने जो है वृक्ष लगवाए, यात्रियों को ठहरने के लिए जो है मैंने सराएं बनवाई, स्थान स्थान पे मैंने कुएं खुदवाए। तो इस प्रकार के जो इसके कार्य हैं ये कैसे कार्य हैं? लोक कल्याणकारी या वेलफेयर के कार्य हैं। इसके पहले किसी शासक के द्वारा इस प्रकार के वेलफेयर के कार्य किए गए? नहीं किए गए। इसलिए अशोक महान है। क्लियर? तो अब है आपके प्रश्न का ये इतना ढेर सारा
उत्तर। तो चलिए यहां पे आके आपका समय भी पूरा हो जा रहा है। चलिए कमेंट्स लिए ले रहा हूं आप लोगों के। चलिए तो ओके, चलिए कोई कमेंट नहीं है, इसका मतलब बड़े ध्यान से आप लोग सुन रहे थे। चलिए अच्छी बात है। तो चलिए यहाँ के पे आके आपका समय भी पूरा हो जा रहा है, और अगर इसके बाद भी आप लोगों के कोई कमेंट्स सॉरी आपकी कोई शंकाएं बनी रहे तो आप यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न डालिएगा, प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। ये मत डालिएगा कि जो है फला क्लास कब से चलेगी या यूपी स्पेशल कब से चलेगा, इस प्रकार के कमेंट्स मत डालिएगा प्लीज। आपके अगर कोई प्रश्न है, केवल एंशिएंट से नहीं, मिडवल से, मॉडर्न से, वर्ल्ड हिस्ट्री से, कहीं से आपके कोई प्रश्न है, आपको किसी भी टॉपिक पे आपको लगता है कि ये टॉपिक जो है बड़ा क्लिष्ट है और इस पे चर्चा होनी चाहिए, तो आप उस स्पेसिफिक टॉपिक को डाल दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा आपके अगर यहां से कोई प्रश्न हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको बाद में याद आता हो या आपको लगता हो कि मैंने जो है कुछ दूसरी चीज पढ़ाई है, आपने कुछ दूसरा पढ़ा है, तो इस प्रकार की यदि कोई आपको कंट्राडिक्शन है या विरोधाभास है तो भी आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स पे आप डाल दीजिएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल पुनः।